टीटू, हम गलत तो नहीं कर रहे हैं? टीटू को अपने ऊपर झुकते देख डिम्पी ने अपनी शंका जाहिर की। धत पगली, प्यार में कुछ गलत थोड़ी ही होता है। टीटू ने प्यारी सी झिड़की दी। कुछ होगा तो नहीं ना? मतलब कुछ उल्टा सीधा? डिम्पी मिमियाई। कुछ नहीं होगा स्यूटू, टीटू प्यार से बोला। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? शादी तो करोगे ना मुझसे? डिम्पी ने अपना डर बताया। लगता है तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं, तभी ऐसी बातें कर रही हो। बनावटी गुस्से के साथ टीटू हटने लगा। नहीं नहीं प्लीज, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुझे डर बहुत लग रहा है इसलिए ऐसा कहा। डिम्पी ने समर्पण करते हुए कहा। पहली बार तो डर लगता ही है, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। टीटू ने आश्वासन दिया। क्यों न हम बाद में फिर कभी ट्राई करें, आज रहने देते हैं। डिम्पी ने एक आखिरी कोशिश की इस स्थिति से बचने की। देखो डिम्पी, अब तुम दिमाग खराब कर रही हो। मुश्किल से 1 घंटे के लिए ही रूम अरेंज हो पाया है। इस तरह टाइम वेस्ट करोगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। टीटू ने गुस्साते हुए बल प्रयोग किया। डिम्पी समर्पण तो पहले ही कर चुकी थी, अब मात्र औपचारिकता ही शेष थी और वो भी पूरी हो गई। 17 वर्षीय डिम्पी और हम उम्र टीटू कानपुर के बड़े कोएड कॉलेज में साथ पढ़ते थे। डिम्पी जहां इस कॉलेज में शुरू से पढ़ रही थी, वही टीटू गोरखपुर से 10वीं पास कर यहाँ आया था। दोनों के मध्य कुछ ही माह में छोटी मोटी नोक झोंक के बाद पहले दोस्ती और फिर प्यार हो गया। आज इंटरमीडिएट बोर्ड का आखिरी एग्जाम देने के बाद दोनों ने पहले से ही ये सब प्लान किया था, क्योंकि एग्जाम ओवर होने के बाद मिलने का कोई बहाना भी जल्दी न मिलता। ये उम्र ही ऐसी होती है जिसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अधिक होता है। ये आकर्षण मोम की तरह होता है, जरा सी आंच मिली नहीं कि शर्म और डर की जमा परतें पिघलकर सीमाएं पार कर जाती है। डिम्पी और टीटू के साथ भी ऐसा हुआ। कमरे से वापस जाते समय आलिंगनबद्ध होकर ये बात किसी से भी न कहने की दोनों ने एक दूसरे को न जाने कितनी कसमें खिलाई। फिर एक आत्मसंतुष्टि के साथ दोनों लोग अपने अपने घरों में लौटकर शेष कार्यों में व्यस्त हो गए। ये वो जमाना था जब मोबाइल की कल्पना भी एक आम इंसान ने नहीं की थी और लैंडलाइन फोन भी बड़े रईसों की निशानी हुआ करता था। अतः संचार के माध्यम के रूप में छोटे भाई बहन को टॉफी चॉकलेट का लालच देकर संदेश पहुंचाना होता था और इत्तेफाक से डिम्पी और टीटू दोनों ही अपने अपने घरों में इकलौते थे। अतः एक बार विद्यालय बंद होने के बाद उनका किसी पूर्व नियोजित प्लान के बिना मिल पाना बहुत ही मुश्किल था। बमुश्किल 10 दिन बाद जैसा उन्होंने पहले ही प्लान बना रखा था, मार्केट जाने के बहाने दोनों लोग मिले। एक दूसरे को पाकर दोनों जहां की खुशियों को आंखों में भर दोनों लोग एक दूसरे को निहारते रहे। अचानक कुछ सोचकर टीटू के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए, जिसे डिम्पी ने भी महसूस किया। क्या हुआ टीटू, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया एकदम से? किसी अनहोनी की आशंका से डिम्पी सिहरते हुए बोली। बताओ ना, मुझे डराओ मत। टीटू प्लीज बोलो कुछ, क्या हुआ? डिम्पी, मेडिकल की कोचिंग के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है। अगले हफ्ते मुझे पापा के साथ चेन्नई जाना है। टीटू ने उदासी भरे स्वर में कहा। क्या? फिर मेरा क्या होगा? कब लौटोगे तुम? डिम्पी एकदम से डर गई। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर, तो बस तुम चिंता न करो। वहाँ पहुँचकर मैं हॉस्टल ले लूँगा और वहाँ का टेलीफोन नंबर राजू को दे दूँगा। तुम राजू से नंबर ले लेना। टीटू ने निश्चिंत होकर कहा। पर तुम लौटोगे कब? डिम्पी अभी भी शंकाकुल थी। कम से कम 3 महीने बाद ही आ पाऊँगा।
क्योंकि शुरुआत ही में इतनी जल्दी छुट्टियां लेकर आऊँगा तो पापा बहुत गुस्साएंगे। CPAT की तैयारी में बहुत टाइम लगता है। टीटू के तर्क अपने स्थान पर सही थे। एक दूसरे को कभी न भूलने की कसम खाकर और वादा लेकर अनमने मन से दोनों ने एक दूसरे को विदा किया। डिम्पी की आंखों के आंसू उसकी सच्चाई को बयां कर रहे थे। वहीं टीटू ने काले चश्मे और हेलमेट के पीछे अपनी भावनाओं को छुपा लिया था। टीटू के बिना डिम्पी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका खाना पीना, पढ़ना लिखना, आना जाना सब कुछ अधूरा सा ही हो गया था। समस्या यहीं तक रहती तो भी गनीमत थी, पर असली समस्या तब शुरू हुई जब डिम्पी के वे 5 दिन मिस हुए। डिम्पी ने पहल सोचा कि शायद टेंशन की वजह से लेट हो गया होगा, पर 10 दिन अधिक गुजर जाने के बाद भी जब पीरियड शुरू नहीं हुए तो डिम्पी की टेंशन बढ़ी। आखिर इस विषय पर किसी से बात भी तो वो नहीं कर सकती थी। किसी से कहती भी तो क्या कहती। धीरे धीरे अंतराल 20 दिनों का हो गया। अब डिम्पी का धैर्य जवाब दे रहा था। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड मिनी से बात की और किसी को न बताने की अपनी कसम देकर डरते डरते पूरी बात बता दी। मिनी ये सब सुनकर सकते में आ गई कि डिम्पी ने ये क्या किया। तूने या उसने कोई प्रोटेक्शन क्यों नहीं यूज किया था? मिनी तिल मिलाई। सॉरी यार, पर जो हुआ इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि हमें ध्यान ही न रहा। डिम्पी फुसफुसाई। अरे पर बाद में तो ले सकती थी ना, पढ़ी लिखी है, दिन भर टीवी में एड आता है वो 72 घंटे वाला, पर तुझमें इतनी भी अकल नहीं थी क्या? मिनी फिर बड़बड़ाई। यार मुझे क्या पता था कि एक बार में ही। डिम्पी ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। बात एक बार या 10 बार की नहीं, बात है सावधानी की। तेरी जरा सी लापरवाही ने आज तुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, इस बात का अंदाजा है तुझे? ऊपर से 20 दिन ओवर हो चुके हैं। भगवान जाने अब क्या होगा। मिनी की बातें अपनी जगह बिल्कुल सही थी, पर जो होना था वो हो चुका था। अब इस समस्या का हल ढूंढना था। कुछ सोचकर मिनी बोली, देख अंकल आंटी से बात छुपानी है ये तो मैं भी समझती हूँ। टीटू क्या कर रहा है? टीटू जब से गया है तब से उससे कोई बात नहीं हो पाई। उसने कहा था कि वो राजू को हॉस्टल का नंबर दे देगा, पर अब तक राजू के पास भी उसकी कोई कॉल नहीं आई है। शायद उसे हॉस्टल अभी मिला ना हो या उसके हॉस्टल में फ़ोन की सुविधा ना हो। डिम्पी का मिनमिनाना जारी था। सत्यानाश, मिनी जोर से बोली तो डिम्पी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। तुझे वो डोली याद है ना? मिनी ने डिम्पी से कहा। कौन डॉली? वही जो सबसे फ्लर्ट करती रहती थी, वही ना जिसकी वजह से रॉकी और विक्की में लड़ाई हो गई थी। डिम्पी ने याद आते ही चौंकते हुए कहा, हाँ वही डॉली। मेरे ख्याल से वो हमारी हेल्प कर पाएगी। उसके पास इन सब कामों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मिनी ने नफरत से कहा। पर यार वो किसी और से न कह दे। डिम्पी के मन में डर था। इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं। बिना किसी गर जीवन के हम किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, नहीं तो मामला उलट भी सकता है। मिनी ने जोर देते हुए कहा। चल तो फिर डॉली के घर चलते हैं। डिम्पी के पास कोई और रास्ता ही नहीं था। आधे घंटे बाद दोनों लोग डॉली के साथ थी। पूरी बात सुनकर डॉली मुस्कुराई और बोली, स्वीट हार्ट, तो तुमने भी आखिर मज़ा ले ही लिया। मुझे तो बहुत बुरा कहती थी, अब देखो खुद ही इस बुराई का मज़ा लेने लगी। सच यार, ये चीज़ ही ऐसी है कि दिल नहीं भरता। डॉली आंखों को बंद किए किसी और दुनिया में ही थी। बस कर, हमें तेरा एक्सपीरियंस और प्रवचन नहीं सुनना। सोल्यूशन बता, सोल्यूशन। मिनी चिढ़ते हुए बोली। डॉली बोली, सोल्यूशन तो है पर खर्च करना पड़ेगा। डॉली आंखें तरीर के बोली। कितना? डिम्पी ने डरते डरते कहा। पूरे 1000 रुपये। डॉली अभिमान से बोली। 1000? इतने ज़्यादा? इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? कोई ऐसा रास्ता बता जो हमारे बस में हो। इतने पैसे हमारे पास नहीं।
डिम्पी 1000 रुपये का नाम सुनकर ही उदास हो गई। देख, इतने पैसे हो तो बात कर, वरना सरकारी अस्पताल चली जा, वहाँ फ्री में हो जाएगा, ऊपर से पुलिस की सेवा अलग से मिलेगी। डॉली हंसते हुए बोली, ठीक है, हम शाम तक 1000 रुपये दे देंगे, पर क्या गारंटी है कि काम हो ही जाएगा? मीनी ने कुछ सोचते हुए कहा। डार्लिंग, गारंटी मैं हूँ ना, तुम्हारे सामने जीती जागती। याद है वो रॉकी और विक्की का झगड़ा? डॉली आंख मारते हुए बोली, ठीक है, हम शाम को पैसे लेकर आते हैं, तुम अपना इंतजाम करो, पर सोच लेना अगर किसी को पता चला तो तेरी खैर नहीं। मुझे क्या पड़ी किसी को बताने की, तू 1 के साथ कर या 10 के साथ, तेरी मर्जी, मुझे मेरी फीस से मतलब है बस। डॉली झिड़कते हुए बोली, ठीक है, शाम को 6 बजे यहीं मिलेंगे, बस अपना मुंह बंद रखियो। इतना बोलकर डिम्पी और मिनी वापस लौट गई। डिम्पी ने डरते हुए कहा, मिनी, तूने कमिटमेंट तो कर दिया, पर हम 1000 रुपये लाएंगे कहाँ से? मेरे पास 500-600 से अधिक रुपए नहीं है। मिनी बोली, तू चिंता न कर, तू 600 का जुगाड़ कर, 400 का जुगाड़ मैं कर दूंगी, पर देख, मुझे पैसे वापस कर देना, इस गलत काम में मैं दान नहीं देने वाली। मिनी ने प्यारी सी झिड़की दी। शाम को नियत समय से पहले ही डिम्पी और मिनी वहां पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद डॉली भी आ गई। ला पैसे पहले दे, डॉली ने आदेशात्मक लहजे में कहा। हम कहीं भागे तो नहीं जा रहे हैं, पहले दिखा तो सही कि क्या है और कैसे इस्तेमाल करना है, तभी तो पैसे देंगे। मिनी ने अपना पक्ष रखा। तो ठीक है, जा कहीं और से ले ले। ऐसा बोलकर डॉली चलने को हुई। ले पकड़ पैसे। और मन ही मन मिनी ने उसे ढेरों गालियां दी। डॉली ने पैसे लेते ही एक लिफाफा उनकी तरफ बढ़ा दिया और कहा कि 1 गोली रात में सोते समय ले लेना और 2 गोली कल सुबह, अगर फिर भी काम न बने तो बाकी बची 2 गोलियां शाम को ले लेना। अगर फिर भी काम न बना तो? डिम्पी ने अपनी शंका जाहिर की। तो फिर चुन्नी से फंदा बनाकर लटक लियो। ऐसा बोलकर डॉली अपने रास्ते बढ़ चली। मिनी ने पैकेट देखा तो उस पर मूल्य 300 रुपये पड़ा था। वो चिल्लाई, ओए डॉली की बच्ची, ये तो सिर्फ 300 की है, बाकी के 700 किस बात के? बाकी के 700 लाने के और मुंह बंद रखने के, समझी? अगर अब भी न समझी हो तो ला पैकेट वापस दे दे। डॉली ने कुटिलता भरी मुस्कान से कहा। समझ गई, मिनी बोली। क्या समझी? डॉली ने चुटकी ली कि तू बड़ी कुत्ती चीज है। मिनी ने दिल में भरी भड़ास आखिर निकाल ही दी, पर मौके की नजाकत को देखते हुए डिम्पी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और वापस चलने को कहा। खैर, डॉली की कही बात सही निकली। अगले दिन सुबह ही दवा ने अपना काम कर दिखाया और डिम्पी ने राहत की सांस ली। डिम्पी को लगा जैसे उसे नया जन्म मिल गया हो। अगले 5 दिन उसके लिए जितने कष्टकारी थे उतने ही सुकून भरे भी। काफी दिनों के बाद वो चैन की नींद सोई थी। उसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। डॉली थी तो गलत लड़की, पर उसने डिम्पी को नई जिंदगी दी थी, क्योंकि डिम्पी ने मन ही मन तय कर लिया था कि अगर कोई हल नहीं निकलेगा तो मैं सुसाइड कर लूँगी। अपने इस नए जन्म में उसने अब दोबारा कभी ऐसी कोई भी गलती करने से तौबा कर ली और धीरे धीरे डिम्पी की जिंदगी फिर से अपने ढर्रे पर आने लगे। रिजल्ट निकल आए थे, इसलिए आगे की पढ़ाई और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के सिलसिले में रोज दिन भर दौड़ भाग लगी रहती। इस दौड़ भाग के चक्कर में उसका खाना पीना सोना जागना सब गड़बड़ ही था। डिम्पी के पेट में दर्द रहने लगा। शुरू में उसे ऐसा लगा कि शायद खान पान में अनियमितताओं के चलते ऐसा हो रहा है, पर जब सब कुछ सही होने के बाद भी उसका दर्द कम न हुआ तो उसे घबराहट होने लगी। इस भाग दौड़ी में डिम्पी उस घटनाक्रम बिल्कुल भूल ही चुकी थी और शायद उसे दोबारा याद भी न आता यदि उसके पीरियड्स मात्र 15 दिन बाद ही दोबारा शुरू होकर 10 दिनों तक बंद नहीं हुए। डिम्पी की चिंता बढ़ी। डिम्पी ने ये बात मिनी को बताई। मिनी ने फिर डॉली से बात करने को कहा, पर इस बार डॉली ने किसी भी प्रकार की मदद करने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, काम पूरा होते ही मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी, अब तुम लोग जो भी
करो वो तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी जिम्मेदारी। डिम्पी को काटो तो खून नहीं। वो बहुत उम्मीद लेकर डॉली के पास आई थी, पर डॉली के स्पष्ट इनकार ने आगे के सभी रास्ते बंद कर दिए। मिनी और डिम्पी में अभी इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं थी कि इतनी बड़ी बात खुद ही संभाल ले। वैसे भी जब मनुष्य के मन में चोर होता है तो वो कोई भी कदम उठाने से डरता है। डिम्पी के मन में भी चोर था कि कहीं उसकी बात न खुल जाए। मिनी ने सलाह दी कि ये कोई डरने वाली बात तो है नहीं, घर में बता दे तो घर वाले खुद ही कहीं ट्रीटमेंट कराएंगे। पर डिम्पी के मन में डर था कि डॉक्टर सब जान जाएगा और वो घर में बता देगा तो उसकी कोई इज्जत न रहेगी। इस डर के कारण उसने ऐसे ही सब चलने देने का इरादा किया। उसने सोचा कि जब पूरी सफाई हो जाएगी तो पीरियड्स अपने आप ही रुक जाएंगे, पर उसकी ये सोच उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। डिम्पी दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी, जिसे डिम्पी के घर वालों ने भी महसूस किया। पर पढ़ाई का प्रेशर और घर से यूनिवर्सिटी की दूरी के बारे में सोचकर नज़रअंदाज कर दिया। पर असली समस्या तो तब शुरू हुई जब अत्यधिक कमज़ोर के कारण डिम्पी रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। आनन फानन में डिम्पी के घर तक सूचना पहुंचाई गई और डिम्पी को शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश में आते ही डिम्पी जान गई कि बस अब उसका भांडा फूटने ही वाला है। और वही हुआ। उसी शाम जब डॉक्टर ने डिम्पी की मां को यथास्थिति से अवगत कराया तो उनके चेहरे पर दिखने वाली चिंता की लकीरें स्पष्ट थी। डॉक्टर बोला, गलत तरीके से गर्भपात के कारण डिम्पी की फेलोपियन ट्यूब और ओवरी में इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने डिम्पी की मां से अकेले में बात की थी, जिसके बाद मां के चेहरे की चिंता डिम्पी को स्पष्ट दिखाई पड़ी। सप्ताह भर बीत गया, पर डिम्पी की हालत और मां के माथे पर चिंता एक समान ही थी। डिम्पी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अपनी मां का सामना कर सके। पापा से तो वो अब तक नजरें चुराती ही रही थी। एक दिन मौका मिलते ही डिम्पी ने डॉक्टर से अपने उपचार के बारे में पूछा। सॉरी मिस, जब आपने अपना गर्भपात कराया था तो उसका कुछ अंश अंदर रह गया था, जिसके कारण आपकी दोनों फेलोपियन ट्यूब में अवरोध उत्पन्न हुआ। समय बीतने के साथ आपकी दोनों फेलोपियन ट्यूब में काफ़ी हद तक इन्फेक्शन फैल चुका है, वो लगभग सड़ चुकी है। इन्फेक्शन को नियंत्रण में करने के हमारे सभी प्रयास बेकार साबित हुए। अब हमारे पास आखिरी रास्ता बचा है आपकी जान बचाने का, पर उसके लिए आपके पेरेंट्स इतनी जल्दी तैयार नहीं। डॉक्टर ने बूझे हुए स्वर में कहा। मेरे ही पेरेंट्स मेरी ही जान बचाना नहीं चाहते? ऐसा कौन सा रास्ता आपने बता दिया? डिम्पी के स्वर में आश्चर्य था। हमें आपकी एक फेलोपियन ट्यूब काट कर निकालनी होगी और दूसरी भी काम नहीं करेगी क्योंकि वो भी ब्लॉक हो जाएगी, तो ही आप बच सकती है। पर ध्यान रहे, फेलोपियन ट्यूब निकालने के बाद आप मां नहीं बन पाएगी, डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा। डिम्पी बिस्तर पर ही जड़ हो गई। उसे 1% के 100वें हिस्से भर भी ये उम्मीद नहीं थी कि उसके द्वारा उठाए गए एक छोटे से गलत कदम से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे इस समय उतना रोना अपनी बेबसी पर नहीं आ रहा था जितना टीटू के साथ न होने का। खैर, डिम्पी का ऑपरेशन हुआ और फेलोपियन ट्यूब काट के निकाल दी गई। कुछ दिनों बाद डिम्पी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। डिम्पी का पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है और अब वो एक बड़े विद्यालय में शिक्षिका है। अब वो डिम्पी नहीं, दमयंती मैम के नाम से जानी जाती है। समय बड़े से बड़ा जख्म भी भर देता है। डिम्पी से दमयंती मैम के सफ़र में भी सारे जख्म भर दिए गए थे, बस कुरेदने पर निशान झलक उठते थे। दमयंती के माता पिता उसका विवाह करना चाहते थे, परंतु अपनी शारीरिक कमी के कारण दमयंती किसी और की जिंदगी खराब करना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि अब मातृत्व का सुख उसे कभी नहीं मिलेगा, परंतु अपनी कमी के कारण किसी को
पितृत्व की खुशी से वंचित रखना किसी भी लिहाज से उचित न होता। इसी कारण दमयंती का अपने माता पिता से प्रायः ही झगड़े होता और जख्म हरे हो जाते। दमयंती की माता का तर्क था कि स्त्री के भाग्य में संतान सुख है या नहीं, इसका पता तो विवाह के बाद ही लगता है। लगभग सभी लड़कियां विवाह के 2-3 वर्ष उपरांत भी जब मातृत्व सुख नहीं प्राप्त कर पाती तब ही कोई जांच कराती है और तब ही कमी का पता चलता है। तो क्या उनके पति अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं? अपने इस तर्क से वो दमयंती को विवाह के लिए राजी करने का प्रयास करती, पर दमयंती कहती कि जब मुझे ये बात पहले से ही पता है तो मैं क्यों गलत करूं। दमयंती ने विवाह को लेकर अपने माता पिता की चिंता देखकर अपना तबादला दूसरे शहर में करा लिया ताकि उसे सामने न देखकर उसके माता पिता की कूढ़न कुछ कम हो। पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। नए शहर में नए लोगों के बीच दमयंती अपनी पहचान बनाने को प्रयासरत थी और वो इसमें सफल भी हुई। आखिर होती भी क्यों ना, रूप रंग गुण आदि सभी में तो वे उत्कृष्ट थी। सभी का ध्यान सिर्फ उसी पर ही केंद्रित रहता था। फिर आखिर उसकी प्रधानाचार्या कुसुमलता जी का युवा पुत्र निखिल ही क्यों न हो। 28 वर्षीय निखिल विद्यालय के प्रबंधन संबंधी कार्य देखता था। विद्यालय उसके दादाजी यानी प्रधानाचार्य कुसुमलता जी के ससुर ने बनाया था, अतः सभी महत्वपूर्ण पदों पर परिवार के लोग ही योग्यता अनुसार विद्यमान थे। निखिल पहली ही नजर में दमयंती पर फिदा हो गया, पर दमयंती ने एक बार भी निखिल को पलटकर भी नहीं देखा। शायद उस ऑपरेशन में फेलोपियन ट्यूब के साथ दमयंती की सभी अभिलाषाएं भी निकल गई थी। दमयंती जानती थी कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं, इस कारण उसे शुरू करने का औचित्य औचित्य ही नहीं बनता। पर निखिल भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने दमयंती को बिना बताए उसके घर जाकर रिश्ते की बात करने की ठानी। दमयंती के बारे में पूरी मालूमात हासिल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि विद्यालय के सभी कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी विद्यालय की पंजिका में अंकित की जाती है। उसी पंजिका से दमयंती का पता लेकर वो दमयंती के माता पिता से मिला और दमयंती से विवाह की इच्छा जाहिर की। अंधा क्या चाहे दो आंखें कुआं, बल्कि नदी कहे तो बेहतर, खुद प्यासे के पास चलकर आ गया था। दमयंती के माता पिता की बरसों की इच्छा पूरी हो रही थी तो भला वो इनकार क्यों करते। उन्होंने झटपट हामी भरने के साथ लगे हाथ शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिया। दमयंती से पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि उन्हें यही लगा कि साथ साथ काम करते हुए उनमें प्रेम जागृत हुआ होगा और दमयंती ने शर्म के कारण खुद घर में न बताकर सीधे निखिल को घर की पूरी जानकारी देकर भेज दिया होगा। इधर दमयंती के माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, उधर दमयंती को कुछ पता तक न चला। निखिल अपने प्लान को सफल होते देख बहुत खुश था। हालांकि निखिल के मन में भी कोई गलत भावना नहीं थी, वो दमयंती से प्रेम करता था। इसी कारण उससे विवाह की इच्छा जाहिर की एवं दमयंती भी निखिल को पसंद करती थी, परंतु अपनी मातृत्वता में कमी के कारण विवाह से डरती थी। दमयंती को जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शीघ्र का मुहूर्त निकाला गया था, इस कारण तुरंत ही शादी की तैयारियां पूरी कर दी गई थी। इधर घर में खुशी का माहौल था, उधर दमयंती का गुस्सा चरम पर था। मेरी ही शादी मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्जी जाने बिना कैसे तय कर दी आपने मम्मा। दमयंती गुस्से से बोली, बेटा निखिल तो तेरे ही स्कूल का है, सुंदर मृदुभाषी, काम काज भी अच्छा ही है। मुझे लगा तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते होंगे, पर शर्म के कारण तुम घर में नहीं बता पा रही हो और निखिल को यहाँ भेज दिया। और वैसे भी बेटा हमारे पास इनकार की कोई वजह भी नहीं थी, लाखों में एक लड़का है निखिल, आखिर हम मना भी क्यों करते। दमयंती की माँ उषा देवी ने सहजता से अपना पक्ष रखा, फिर भी मुझसे पूछे बगैर दमयंती का प्रतिवाद जारी था।
क्या पूछती तुझसे? आज तक तूने हमारी कोई बात सुनी है? कितने अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल गए, पर तूने कभी हाँ कहा? कभी सोचा है तूने कि हमारे बाद तेरा क्या होगा? ये तो तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे बैठे बिठाए निखिल जैसा लड़का मिल रहा है, नहीं तो पड़ी रहती ऐसे ही। साल 2 साल बाद 40-50 साल के बूढ़ो या दूसरी शादी वालों के ही रिश्ते आते, तब पड़ी रहती ससुराल के एक कोने में कहीं। उषा देवी के स्वर्ग में तलखी थी, पर कल को जब मैं माँ नहीं बन पाऊंगी तो क्या जवाब दूंगी निखिल को? दमयंती ने मुख्य कारण सामने रखा। तू ये बता, शादी से पहले किस लड़की को पता होता है कि वो माँ बन पाएगी या नहीं? शादी के बाद ही तो कमियां सामने आती है। उषा देवी ने सटीक उत्तर दिया। पर ये ऑपरेशन का निशान? दमयंती ने अपना पेट खोलकर दिखाते हुए कहा। तो बोल देना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था बचपन में। वो कोई जादूगर थोड़े ही है जो ऑपरेशन का निशान देखकर बता दे कि किस चीज़ के लिए ऑपरेशन हुआ था। उषा देवी के पास दमयंती के सभी सवालों के सटीक जवाब थे, जिनके आगे दमयंती निरुत्तर हो गई। नियत समय पर दमयंती का विवाह हो गया, सब कार्य कुशल मंगल निपट गया। दमयंती के माता पिता ने तो चैन की सांस ली, पर मुख्य परीक्षा की घड़ी तो अब दमयंती की थी। इस बात को आखिर वो कब तक छुपा सकती थी? पर दमयंती ने ये सोच लिया था कि अपनी शादी को वो बचाकर ही रखेगी। वो स्वयं निखिल को खोना नहीं चाहती थी, इस कारण खुद ही इंटरनेट पर अपनी समस्या का हल ढूंढा करती थी, पर उसे कोई हल दिख नहीं रहा था। शुरू में निखिल का व्यवहार बहुत अच्छा रहा, पर धीरे धीरे उसके व्यवहार में उग्रता आने लगी। कारण वही था, दमयंती का पांव भारी न होना। निखिल ने अपने सभी टेस्ट कराए जो कि सामान्य थे, इस कारण वो जान गया था कि कमी दमयंती में ही है। अब उसने दमयंती के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि वो भी अपनी जांचें करवा ले। दमयंती कब तक टालती, आखिर उसे समर्पण करना पड़ा। शुरुआती जांचों में ही ये पता लग गया कि दमयंती की एक फेलोपियन ट्यूब नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये बात शायद निखिल के दिमाग में नहीं आई। तभी उसने इंटरनेट पर इस चिकित्सा के विशेषज्ञों को ढूंढना आरंभ कर दिया। एक विशेषज्ञ उसे बेहतर लगे, निखिल ने उनसे परामर्श लेना उचित समझा। नियत दिन समय पर निखिल दमयंती के साथ वहां पहुंचा। भव्य हॉस्पिटल की चकाचौंध और दर्जनों टंगे हुए सर्टिफिकेट बता रहे थे कि वो काफी बड़े, महंगे और काबिल डॉक्टर है। अपना नंबर आने पर वो अपना राज खुलने के डर से डरते डरते निखिल के साथ अंदर गई। अंदर जाते ही उसकी बरसों पुरानी यादा ताजे हो गई। वो वही डॉक्टर था जिसने उसकी फेलोपियन ट्यूब निकाली थी। दमयंती को देखते ही डॉक्टर ने भले ही न पहचाना हो, पर उसकी समस्या सुनते ही उनके दिमाग में पुरानी सभी यादें ताजा हो गई और चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ गई। पर्चे पर कुछ दवाइयाँ और जांचें लिखकर जैसा हो अगले सप्ताह फोन करने के लिए कहा। एक सप्ताह बीतने पर दमयंती ने डॉक्टर को फोन किया। हेलो डॉक्टर साहब, मैं दमयंती। दमयंती की बात पूरी होने से पहले ही डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, मैं तो कब से तुम्हारी ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। तो बताओ, तुम्हारी हिस्ट्री तुम्हारे पति को कब बताऊं उसको कि उसकी बीवी शादी से पहले ही। एक बहसियाना हंसी के साथ डॉक्टर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। दमयंती को इस स्तर के चिकित्सक से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। वो एकदम से हतप्रभ हो गई, फिर संयत होकर बोली, पर आप ऐसा क्यों करेंगे? मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। डॉक्टर अपनी बातों में गहराई लेते हुए बोला। मतलब? दमयंती कुछ समझ नहीं पा रही थी। मतलब साफ है, मेरा मुंह बंद रखने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ खोलना होगा। डॉक्टर रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ सर, प्लीज आप स्पष्ट कीजिए। दमयंती भयभीत होते हुए बोली। तो सुनो,
तुम्हें मेरे साथ भी वही करना होगा जो तुम शादी से पहले उस लड़के के साथ करती थी। मैं तुम्हें रेगुलर चेकअप के लिए बुलाता रहूँगा और तुम्हारे ट्रीटमेंट के बहाने हमारा काम होता रहेगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं सारी बात तुम्हारे पति को बता दूंगा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा ये तुम अच्छी तरह समझ सकती हो। डॉक्टर लगातार बहसियाना हंसी हंसता जा रहा था। और हाँ, किसी से भी इस बात का जिक्र किया तो सोच लेना तुम्हारी जिंदगी को नरक बनते देर नहीं लगेगी। पति चाहे पत्नी से जितना भी प्यार क्यों न करता हो, अपनी पत्नी के जिस्म पर किसी और का अधिकार बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सोच समझकर मुझे जल्दी ही कॉल करना। दमयंती के सिर पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बीता हुआ कल इस तरह से सामने आकर परेशान करेगा। पर दमयंती इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं थी। उसने डॉक्टर का नंबर ब्लॉक किया और निश्चिंत हो गई। पर शायद उसे ये होश न रहा कि डॉक्टर उसे न सही पर निखिल को, या निखिल तो उन्हें कॉल कर ही सकता है। और यही हुआ। किसने किसको कॉल की ये तो पता नहीं, पर निखिल को पूरी बात का पता चलना घर में भूचाल लाने के लिए काफ़ी था। बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी कि दमयंती ने शादी से पहले किसी के साथ संबंध बनाए। बात ये थी कि उस संबंध का नतीजा क्या निकला और इतनी बड़ी बात निखिल से क्यों छिपाई गई। फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक होना या मातृत्व संबंधी कोई और रोग होना अलग बात होती, क्योंकि उसमें स्त्री की गलती नहीं होती, परंतु एक असावधानी के कारण अपनी और अपने जीवन साथी को अगली पीढ़ी से वंचित रखना बहुत बड़ी बात है। निखिल इस गलती के लिए दमयंती को माफ न कर सका। दमयंती को इसके बाद किन किन बातों और हालातों का सामना करना पड़ा ये सिर्फ उसका दिल ही समझ सकता था। इन सब का नतीजा ये निकला कि दमयंती को निखिल का घर छोड़कर वापस अपने घर आना पड़ा। दमयंती अब टूट कर बिखर चुकी थी। उसे ये बात पहले से ही पता थी कि आज नहीं तो कल कभी न कभी तो ये बात पता ही चलेगी। इसी कारण वो विवाह के पक्ष में नहीं थी। किसी और माध्यम से फेलोपियन ट्यूब न होने का पता चलता तो इन्फेक्शन हो जाने के कारण निकाले जाने का बहाना फिर भी पुराने जख्मों को हरा होने से बचा सकता था। पर उस डॉक्टर ने एक एक बात निखिल को विस्तार पूर्वक बताई, जिसके बाद दमयंती में इतना साहस ही न बचा कि वो निखिल से नजर उठा के बातें कर सके। अब उसकी जिंदगी उसके कमरे तक ही सिमट कर रह गई थी। न किसी से बात करना, न कहीं आना जाना, न कोई फोन कॉल्स। बस खामोशी और उदासी से उसने अपने दिल के सूनेपन को भर रखा था। उषा देवी भी अपनी गलती पर शर्मिंदा थी। इस कारण वो भी कुछ न बोल पा रही थी, पर अंदर ही अंदर वो भी घुटती जा रही थी। अपनी बेटी की ये हालात उनसे देखी नहीं जा रही थी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था और उषा देवी के प्रयास अपनी रफ्तार से। वो हार मानने वाली महिलाओं में से नहीं थी। वैसे भी एक महिला भले ही हार मान ले, पर एक माँ अपने जीते जी कभी हार नहीं मानती। उषा देवी ने दमयंती के उपचार के लिए हर संभव प्रयत्न किया, पर दमयंती इतनी टूट चुकी थी कि उसकी सारी इच्छाएं ही समाप्त हो चुकी थी। वो जानती थी कि बरसों पुरानी इस समस्या का कोई उपचार नहीं। तभी एक दिन इंटरनेट के माध्यम से एक चिकित्सक का पता चला जो आंतरिक अंगों के प्रत्यारोपण का विशेषज्ञ था तथा इस प्रकार की कई शल्य चिकित्साएं सफलतापूर्वक कर चुका था। अब तक वो विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे थे, परंतु अब अपने देश वापस आ गए थे। उषा देवी ने दमयंती को उन्हें दिखाने का फैसला किया। डॉक्टर तीर्थकर राज नाम से चिकित्सक कम, कोई साधु संत अधिक लग रहे थे, पर उनका अस्पताल देखकर लगता था कि वास्तव में बहुत काबिल चिकित्सक है। अमेरिका तथा इंग्लैंड की डिग्रियों के बीच अन्य देशों में प्राप्त प्रमाण पत्रों के साथ उनके द्वारा असाध्य रोगों से रोग मुक्ति किए गए रोगियों से संबंधित लेखों की कटिंग भी लगी हुई थी। उषा देवी ने पहले अकेले ही जाकर डॉक्टर से मिलकर सारी बातों पर चर्चा करने का निश्चय किया था। अपने कर्म की प्रतीक्षा करते हुए उषा देवी वहां रखी हुई स्वास्थ्य पत्रिकाएं इस आस में उलट पलट रही थी कि
कि शायद किसी पत्रिका में फेलोपियन ट्यूब से संबंधित कोई लेख मिल जाए, पर उतने में ही उनका नंबर आ गया और उन्हें अंदर जाना पड़ा। पर अंदर जाते ही वो चौंक पड़ी। बाहर जितनी डिग्रियां और प्रमाण पत्र लगे थे उनके हिसाब से उनकी आयु अधिक होनी चाहिए थी, पर उसके विपरीत डॉक्टर तीर्थकर राज बहुत ही युवा थे। एक युवक के सामने इस विषय पर चर्चा करने में उषा देवी को बहुत झिझक हो रही थी, परंतु डॉक्टर के मृदुल स्वभाव के आगे उनका संकोच कुछ कम हुआ तो उन्होंने दमयंती की पूरी समस्या उन्होंने बताई। काफ़ी देर सोचने के बाद डॉक्टर तीर्थकर राज बोले, देखिए माता जी, सामान्यतः इस प्रकार की समस्या का कोई हल नहीं होता। फेलोपियन प्रत्यारोपण के जितने भी प्रयास हुए हैं उनमें निष्फल प्रयासों की सूची अधिक लंबी है, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा होता है। भले ही उम्मीद कम है पर कुछ तो है। जहां इतना कुछ हुआ वहीं एक ऑपरेशन और सही। मैं ये कुछ जांचें लिख रहा हूँ, ये करा के आप सोमवार को मिलिए। उषा देवी को कुछ आसबंधी वो जानती थी कि फेलोपियन ट्रांसप्लांट में बहुत अधिक खर्च होगा और साथ ही साथ सफलता की कोई गारंटी नहीं, पर यह खर्च उनकी बेटी की खुशियों से बढ़कर न था। आशानुरूप दमयंती ने किसी भी प्रकार के इलाज से मना कर दिया। उसने स्पष्ट कह दिया कि पहली बात तो मुझे अब कोई इलाज कराना ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और अगर इलाज सफल भी हो गया तो मुझे पता है कि आप मुझे दोबारा शादी करने के लिए दबाव डालेगी, जो मुझे किसी भी हाल में नहीं करनी। और जब शादी करनी ही नहीं तो इलाज कराना या ना कराना सब बराबर है। उषा देवी ने पहले भी हार नहीं मानी थी और इस बार भी वे हार मानने को तैयार नहीं थी। जद्दोजहद काफ़ी हुई पर जीत आखिरकार उषा देवी की ही हुई। सभी जांच कराने के बाद उषा देवी सोमवार को डॉक्टर से मिली और ऑपरेशन की तिथि अगले माह की मिली। माँ बेटी दोनों के लिए ये माह बहुत ही असमंजस में बीत रहा था। जहां दमयंती एक बार फिर से टूटना नहीं चाहती थी, वहीं उषा देवी दमयंती के एक नए जीवन की प्रतीक्षा में थी। ये समय के पंछी की चाल भी बहुत अलग प्रकार की होती है। जहां उषा देवी को ये दमयंती के उज्जवल भविष्य के सपने दिख रहा था, वहीं दमयंती को उसका गुजरा हुआ भयानक कल दिख रहा था। खैर, नियत तिथि पर दमयंती अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुंची। पहचान उजागर न हो इसलिए दमयंती ने मुंह पर लपेटा हुआ कपड़ा तब तक नहीं हटाया जब तक वो अस्पताल के अपने कमरे में न पहुंच गई। कुछ जरूरी तैयारियों के बाद उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर में लेटी हुई दमयंती ऊपर लगी लाइट को देखते हुए शून्य में निहार रही थी। ऑपरेशन थिएटर में एक संतोषदायक शांति थी। उस शांति में टीटू से हुई पहली मुलाकात से लेकर फेलोपियन ट्यूब निकालने तक का घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह चल रहा था। सहसा दमयंती का ध्यान भंग हुआ और एक आवाज उसके कानों में पड़ी, सीधे बैठ जाइए मैडम और लंबी लंबी सांसें लीजिए। ये एनेस्थेटिक यानी कि बेहोशी देने वाले डॉक्टर की आवाज़ थी। दमयंती सीधे बैठी और लंबी सांसें लेने लगी। नर्स दमयंती की उंगलियों में पल्स ऑक्सीमीटर के साथ अन्य जरूरी उपकरणों को लगाने लगी। अब आप 20 तक गिनती धीरे धीरे गिनिए। एनेस्थेटिक की आवाज़ फिर से गूंजी। दमयंती को इंजेक्शन लगाने का हल्का सा दर्द महसूस हुआ और वो गिनती गिनने लगी। 1 2 3 4 5 तक गिनती होते होते डॉक्टर तीर्थकर राज भी दस्ताने पहनते हुए सामने आए। एक वार्ड बॉय उनके चेहरे पर मास्क बांध रहा था। उधर दमयंती की गिनती जारी थी। 6 7 8 9 10। नर्वस तो नहीं महसूस कर रही है मैडम? डॉक्टर तीर्थकर राज ने दमयंती से पूछा। दमयंती ने चौंक कर सिर ऊपर उठाया और डॉक्टर तीर्थकर राज की तरफ देखा। टीटू तुम? और बेहोश हो गई। इंजेक्शन अपना असर दिखा चुका था। डॉक्टर तीर्थकर राज के मुंह से सिर्फ डिम्पी निकला, जिसे सुनने के लिए दमयंती होश में नहीं थी। डॉक्टर तीर्थकर राज ने अपनी समस्त शिक्षा एवं अनुभव झोंक दिया था इस ऑपरेशन की सफलता के लिए। ऑपरेशन के बाद होश में आने पर जब दमयंती और डॉक्टर तीर्थकर राज का सामना हुआ तो टीटू ने अपनी डिम्पी को सफाई देने की कोशिश की, जिसे डिम्पी ने इशारों से मना
कर दिया। शायद कोई और पल होता तो डिम्पी अपने टीटू से बहुत लड़ती, उसके सीने पर अपने नाजुक हाथों से मारती और कहती, कहाँ चले गए थे मेरा साथ छोड़कर? कितनी ज़रूरत थी मुझे तुम्हारी, कितना कुछ मुझे अकेले ही सहना पड़ा जो शायद तुम्हारे रहने पर न सहना पड़ता। कितनी ही बातें सुननी पड़ी जमाने भर की, न जाने कितने ताने मारे लोगों ने। ये सब कहते कहते उससे लिपट कर रोने लगती और उससे वादा लेती कि अब कभी अपनी डिम्पी को छोड़कर न जाना। पर अब जिंदगी वैसी न थी। टीटू अब एक जाना माना डॉक्टर था। उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा है एवं उसमें कौन कौन है आदि ये सब डिम्पी को कुछ नहीं पता था। अब वो पुरानी बातों को दोहराना या बीती जिंदगी में वापस जाना नहीं चाहती थी। बस कुछ औपचारिक बातों के बाद दमयंती ने स्वयं ही डॉक्टर से जाने के लिए कहा। डॉक्टर तीर्थकर राज भी दमयंती की मानसिक स्थिति एवं वेदना को महसूस कर रहे थे। इस कारण उस समय उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी गलती मानकर वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। कुछ समय बाद दमयंती को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ऑपरेशन कितना सफल रहा ये तो आने वाला वक्त ही बताया। समय के बढ़ने के साथ साथ उषा देवी एवं डॉक्टर तीर्थकर राज के साथ साथ दमयंती की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी, परंतु शायद विधि के विधान में कुछ और ही लिखा था। फेलोपियन प्रत्यारोपण के अन्य प्रयासों की भांति ही ये प्रयास भी विफल रहा, जिसका कारण जो भी रहा हो पर उषा देवी की उम्मीदों को तोड़ने के लिए काफी था। दमयंती को तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। ऑपरेशन सफल होना या न होना उसके लिए बराबर ही था। एक दिन डॉक्टर तीर्थकर राज ने दमयंती को रूटीन चेकअप के लिए बुलाया तथा चेकअप के बाद अपनी मंशा जाहिर की। डिम्पी, मैं आज भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरी नासमझी कहो या बचपना, उस समय जो हुआ उसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। तुमसे दूर जाकर पढ़ाई में ऐसा उलझा कि कुछ खबर ही न रही। समय बढ़ा और नज़रों से तो तुम पहले ही ओझल हो चुकी थी, फिर यादों से भी हो गई। सच में मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, पर अब फिर से मेरा तुम्हारा मिलना भले ही इत्तेफाक हो सकता है, पर उम्र के इस दौरे में सब कुछ होते हुए भी हमारा अकेला होना ये इत्तेफाक नहीं। हमें मिलाने के लिए ये कुदरत की चाल है डिम्पी। वो भी हमें मिलाना चाहता है, हमें फिर से एक करना चाहता है। इतना कहते कहते टीटू भावुक हो गया, पर दमयंती तटस्थ ही थी। उसके चेहरे पर अभी भी शून्य ही विराजमान था। उसकी भाव भंगिमा से ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि वो उदास है या खुश। टीटू उसके हाथों को अपने हाथ में लिए अभी भी उसके उत्तर की प्रतीक्षा में था। डिम्पी ने एकाएक हाथ छुड़ाया और बोली, जो कुछ भी हुआ उसे भूलने में ही भलाई है डॉक्टर साहब। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया और मुझे अपने लायक समझा। मैं ज़िंदगी भर दिल से आपकी शुक्रगुजार रहूँगी जो आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह देने की पेशकश दी, पर मैं अब आपसे शादी नहीं कर सकती। अगर आपने उस समय शादी के लिए कहा होता तो बिना एक पल गंवाए मैं परिवार वालों की मर्जी के बगैर भी आपके साथ चलती, पर अब नहीं। मेरा कंडीशन, मेरा एकाकीपन, मेरा जीवन उन तमाम लड़कियों के लिए एक सबक का काम करेगा जो शादी से पहले इस तरह की गलतियां कर बैठती है। मेरी किस्मत अच्छी, बल्कि बहुत अच्छी कहूँ तो भी बड़ी बात न होगी जो मुझे आप मिले और मुझे इस कंडीशन में भी अपनाने के लिए तैयार है। पर हर लड़की की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि इन सब के बाद भी कोई उसे अपनाए। मैंने बहुत कुछ सहा और देखा है इस उम्र में, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद किसी और को भी ये सब सहना पड़े। मैं सभी के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहती हूँ ताकि उन्हें मालूम पड़े कि एक छोटी सी गलती की कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ती है, जो शायद आपका प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद मैं स्थापित न कर सकूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे ही इसी सज़ा के साथ जीनी है ताकि मुझे भी ये हमेशा याद रहे कि मैंने कितनी
इतनी बड़ी गलती की थी। अब चलती हूँ, दोबारा मिलने की या कांटेक्ट करने की कोशिश न करिएगा, ये मेरी विशेष विनती है आपसे। इतना कहकर दमयंती एक बार भी बिना पीछे देखे आगे बढ़ चली और डॉक्टर तीर्थकर राज आंखों में मायूसी भरे उसे जाते हुए देखते रहे। किसी भी लड़की के लिए उसका पहला प्यार और पहले प्यार की छुअन का एहसास जिंदगी भर भुलाए नहीं भूलता। आज भी डिम्पी तुमसे बहुत प्यार करती है टीटू, पर कैसे? मैं तुम्हें भी अपनी सज़ा में शामिल कर लूँ टीटू। हमने जो भी गुनाह किया भले ही तुम उसमें बराबर के दोषी रहे, पर उसकी सज़ा तो मैं भुगत ही रही हूँ और तुम्हारे साथ रहने के बाद भी ज़िंदगी भर भुगतती ही रहूँगी। फिर क्यों मैं तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से आकर तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद करूँ? क्यों तुम्हें भी उस खुशी से वंचित रखूँ जो मुझे ज़िंदगी भर नहीं मिल सकती? मोहब्बत का मतलब ही खुशी देना होता है। इन गमों को उठाने के लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ टीटू। तुमसे अपना गम बांट कर मैं तुम्हारी ज़िंदगी के रंगों को बेरंग नहीं करना चाहती। तुम जहाँ कहीं भी रहो बस हमेशा खुश रहना। तुम्हें खुश देखकर ही मैं अपनी रही सही ज़िंदगी गुजार लूँगी, पर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी मैं। मन ही मन सोचते हुए दमयंती ने अपना सामान पैक किया और निकल पड़ी अपनी किसी और मंजिल की तलाश में। तो दोस्तों देखा ना, एक छोटी सी गलती लड़की ने किया और कितना सज़ा भुगती। तो इसलिए ये कहानी आप सब लड़कियों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको इससे प्रेरणा मिले और ये वो गलती ना करे। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय और लव यू।